हेलो बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे और घर पर बैठकर अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए इतिहास का अध्याय 2 यानी चैप्टर 2 का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था कि किस तरह 16 महाजनपदों का उद्भव हुआ और किस तरह जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसी दार्शनिक विचारधाराओं का उद्भव हुआ और उसमें महाजनपदों का वर्णन किस प्रकार किया गया। यद्यपि महाजनपदों के नामों के क्रम में दोनों में थोड़ा सा समानता नहीं है, पर मैंने बताया कि वो कौन कौन से जनपद थे जिनका वर्णन दोनों ही धर्मों में किया गया है। जैन धर्म के ग्रंथों में भी किया गया है और बौद्ध धर्म के ग्रंथों में भी किया गया है। उससे पहले मैंने 16 महाजनपदों के बारे में बताया था, वहाँ के आर्थिक स्रोत बताए थे और मैंने आपको बताए थे कि जो 16 महाजनपदों की जो राजधानियाँ थी या जो 16 महाजनपदों की जो मेन नगर थे वो किस तरह से किलेबंद थे। अब मैं उससे आगे आपको जो 16 महाजनपदों के कुछ पॉइंट्स बच गए थे 2.1 में, वो आपको बताने जा रही हूँ और ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। 16 महाजनपदों के बारे में पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है। तो जो 16 महाजनपद हैं आपके, 16 महाजनपदों में पहला तो ये है कि जो जनपद रहे हैं, महाजनपद रहे हैं, यानी कि जो 16 राज्य रहे होंगे, उनकी कुछ राजधानियां भी रही हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। 16 महाजनपदों की जो राजधानियां हैं वो मैं आपको क्रम से लिख के उसका एक अगला वीडियो बनाऊंगी और आप देखिएगा। तो जो 16 महाजनपद थे उसमें जो उनकी राजधानी थी, तो उनकी एक राजधानी थी 16 महाजनपदों की। क्या थी? सभी महाजनपदों की क्या थी? एक राजधानी थी। और वो राजधानी क्या थी? किलेबंद थी। राजधानी क्या थी? किलेबंद थी। दूसरा ये था कि रखरखाव सेना के द्वारा किया जाता था। उस राजधानी का रखरखाव सेना के द्वारा किया जाता था और सेना के द्वारा ही राजधानी की रक्षा भी की जाती थी। यानी कि दो चीज़ें थी। सेना दो चीज़ कर रही थी, एक तो रक्षा का कार्य कर रही थी, दूसरा रखरखाव का कार्य कर रही थी और कुछ आर्थिक स्रोतों की आवश्यकता वहाँ पे थी। आर्थिक स्रोत थे वहाँ पे, यानी कि जनपदों के रखरखाव के लिए और सेना के लिए आर्थिक स्रोत वहाँ पे उपलब्ध थे। तीसरा पॉइंट है धर्मशास्त्र ग्रंथों की रचना। वहाँ पे कुछ ब्राह्मण थे, ब्राह्मण लोगों ने क्या किया? धर्मशास्त्र ग्रंथों की रचना की, क्योंकि जो ब्राह्मण थे उन्हें संस्कृत का बड़ा अच्छा ज्ञान था और संस्कृत भाषा में ही उनके द्वारा धर्मशास्त्र ग्रंथों की रचना की गई। वो धर्मशास्त्र ग्रंथ आज महाजनपदों के इतिहास को जानने का बहुत बड़ा स्रोत हैं। उन्हीं के माध्यम से पता चलता है कि 16 महाजनपदों में किस किस प्रकार की व्यवस्थाएं उपलब्ध थीं। अगला पॉइंट इसमें जो है वो है शासक तथा अन्य लोगों हेतु नियम। वहाँ पे जो शासक थे उनके लिए भी नियम थे और जो अन्य लोग थे, यानी कि एक तो शासक होता है, एक शासित होता है, जनता या अन्य लोग जो भी रहे होंगे वहाँ पे, तो उनके लिए क्या थे? नियम बनाए गए थे। अगला पॉइंट है कर वसूलना और पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण। यानी कि राजकोष को भरने के लिए हमेशा कर की आवश्यकता तो होती है। आज भी आप दो लोग देखते होंगे व्यापार में कर लगता है, आपका इनकम टैक्स लगता है और बहुत सारे टैक्सेस हैं जो हम लोग देते हैं ताकि हमारे क्या हो, सरकार कार्यों को संचालित कर सके और विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं को स्वरूप प्रदान कर सके। तो उस समय भी ऐसा हुआ होगा कि कर वसूला जाता था। और पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण के द्वारा भी धन प्राप्ति किया जाता था। इसके बाद है आपका सहायक सेना। यानी कि उस समय जो सेना थी उनके साथ राज्य की रक्षा करने हेतु सहायक सेना को भी प्रयोग में लाया जाता था। यानी कि सहायक सेना रखी जाती थी और जो सहायक सेना थी वो कहाँ से थी? कृषक वर्ग से। यानी कि कृषकों में से ही कुछ सहायक सेना में लोग क्या किए जाते थे? तैनात किए जाते थे, सहायक सेना में रखे जाते थे और वो कहाँ से बिलोंग करते थे? कृषक वर्ग से। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन, कि 16 महाजनपदों में जो सहायक सेना थी वो किस वर्ग से थी?
उसमें किस वर्ग के सैनिक थे, तो आप लिख सकते हैं कृषक वर्ग। तो ये 16 महाजनपद जो हैं इनकी विशेषताएं बता दी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 16 महाजनपदों की विशेषताएं बताइए, तो उसमें आप बताएंगे कि एक राजधानी है और राजधानी जो है वो किले बंद है। दूसरा आप बताएंगे कि आर्थिक स्रोत के रूप में क्या है, रख रखाव के लिए आर्थिक स्रोत की ज़रूरत है, सेना के लिए आर्थिक स्रोत की ज़रूरत है, और ये सेना ही क्या कर रही है, पूरे महाजनपदों की रक्षा कर रही है, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है सेना, तो उसके लिए आर्थिक स्रोत की आवश्यकता है। फिर धर्मशास्त्र ग्रंथों की रचना आ जाएगी, फिर शासक तथा अन्य लोगों हेतु नियम, फिर कर वसूलना, पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण, और फिर सहायक सेना। इन्हीं पॉइंट्स को आप लिख के इलेबोरेट कर सकते हैं, इन्हीं पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आपका क्या बन जाएगा, 16 महाजनपदों की विशेषताएं। इसके बाद आपका जो अगला पॉइंट है 2.1 था, अगला दूसरे का ही है 2.2। ये है 16 महाजनपदों में से एक है मगध। 16 महाजनपदों में प्रथम है मगध। कभी कभी आता है कि जो मगध है, मगध महाजनपद के विषय में आप क्या जानते हैं, और जो मगध था वो बहुत ज़्यादा समृद्ध महाजनपद माना जाता था, शक्तिशाली महाजनपद माना जाता था। तो मगध क्यों शक्तिशाली महाजनपद था, क्यों इतना समृद्धशाली महाजनपद था, और 16 महाजनपदों में मगध प्रथम क्यों था, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें जो आपका पहला पॉइंट मैंने लिखा है वो लिखा है मैंने आधुनिक बिहार। मैंने इसमें लिखा है ना मगध में आधुनिक बिहार, यानी कि मगध को इस समय किस नाम से जाना जाता है, बिहार के नाम से जाना जाता है। उस समय बिहार को क्या कहते थे, मगध, यानी कि आधुनिक बिहार ही मगध के नाम से जाना जाता है। और ये क्या है, सबसे शक्तिशाली जनपद है, सबसे शक्तिशाली जनपद था उस समय ये 16 महाजनपदों में। अब मैंने कारण भी लिखे हैं इसके, आपने देखा होगा सबसे शक्तिशाली जनपद लिखा है ना मैंने, और उसके नीचे मैंने कारण लिखा है, तो इसका मतलब है मगध सबसे शक्तिशाली जनपद क्यों था, इसके कारण। तो पहला कारण क्या है, खेती की उपज खास अच्छी। यहाँ पे क्या था, भूमि बहुत अच्छी थी, गंगा नदी बहती है, आपने देखा होगा बिहार में नदियाँ हैं, तो वहाँ पे नदियों के किनारे बसा हुआ है बिहार। तो बिहार में क्या है, खेती बहुत अच्छी थी, उपजाऊ थी, क्योंकि पानी है, नहरें, पानी की सुविधा भी है वहाँ, अगर नदियाँ हैं तो बड़ी बड़ी नदी। तो क्या है, खेती की उपज वहाँ पे बहुत अच्छी होती थी। एक तो इसकी शक्तिशाली होने का मेन कारण ये था। दूसरा है वहाँ पे लोहे की खदानें। झारखंड भी पहले बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था, बिहार जब टूटा तो फिर वो झारखंड में आया, झारखंड बिहार से ही अलग हुआ है। तो उस समय जब महाजनपद रहे होंगे उस समय झारखंड बिहार का ही हिस्सा था, यानी कि लोहे की खदानें थी झारखंड में, और झारखंड उस समय बिहार का ही हिस्सा था, यानी मगध का ही हिस्सा था। यानी कि लोहे की खदानें अगर होंगी तो क्या होगा, हमें हथियार बनाने के लिए उपकरण मिलेंगे, हमें अन्य चीज़ों के लिए उपकरण मिलेंगे, हमें अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए उपकरण मिलेंगे, बनाए जाएंगे बढ़िया लोहे से। तो ये भी एक प्रॉस्पेरिटी का कारण था। प्रॉस्पेरिटी का कारण क्या था, लोहे की खदानें, झारखंड में बहुत अच्छी लोहे की खदानें थी, यानी कि उपलब्धता थी लोहे की खदानों की, और झारखंड उस समय क्या था, बिहार का ही हिस्सा था। एक शक्तिशाली होने का कारण ये है। दूसरा यहाँ पे है हाथी, जंगली क्षेत्रों में और सेना के अंग थे ये हाथी थे वहाँ पे उपलब्ध। जंगली क्षेत्र जो थे, जो झारखंड के क्षेत्र रहे होंगे, जो बिहार के अन्य क्षेत्र रहे होंगे, वहाँ जो जंगल थे वहाँ पे जंगली हाथी बहुतायत में क्या थे, उपलब्ध थे, और ये जंगली हाथी को सेना में प्रयोग किया जाता था, जिससे कि मगध की सेना क्या हो गई, शक्तिशाली हो गई। आगे है, इसमें लिखा है गंगा व उपनदियों के द्वारा क्या होता था, गंगा व उपनदियाँ। यहाँ पे मैंने बताया था पहले भी खेती की उपज अच्छी थी, क्योंकि गंगा थी, गंगा के साथ अन्य नदियाँ भी थी जो गंगा में मिलती थी। तो गंगा कितनी बड़ी नदी है, इसी वजह से वह उपजाऊ क्षेत्र है बिहार, मगध। तो उसके बाद ये कह रहे हैं कि गंगा व उपनदियाँ, उससे क्या था, गंगा थी, उसकी उपनदियाँ थी, तो उससे आवागमन सस्ता था, यानी कि नदी मार्ग से, जल मार्ग से आवागमन होता होगा, और सस्ता था वो, और सुलभ भी था। वहाँ से ये लोग क्या करते होंगे, अपना व्यापार भी चलाते होंगे नदी मार्ग से, और सुलभ वो था, सस्ता मार्ग था, तो वो भी इसकी समृद्धशाली होने का एक कारण है। अगला है महत्वाकांक्षी राजा। जैन और बौद्ध लेखकों के अनुसार ये कहते हैं कि जो जैन धर्म है और जो बौद्ध धर्म, जिन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे हैं, वो लोग, उन लोगों का मानना है कि उस समय जो भी राजा हुए मगध में,
वो क्या थे, बहुत ही महत्वाकांक्षी थे। क्या थे, बहुत ही महत्वाकांक्षी थे, यानी कि वो साम्राज्य विस्तार में क्या करते थे, अपना उन्होंने अहम भूमिका निभाई और वो अपने साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना चाहते थे, जिससे कि वो अन्य राज्यों को भी अपने राज्य में मिला लें। इसलिए महत्वाकांक्षी राजाओं की वजह से भी मगध क्या बन गया, शक्तिशाली राज्य बन गया। अगर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि जो 16 महाजनपदों में से मगध प्रथम माना जाता है, वो शक्तिशाली राज्य क्यों था, उसके क्या कारण थे, तो आप उसमें इन 5 पॉइंटों को लिखेंगे कि क्यों थे। क्योंकि खेती की उपज अच्छी थी, पहला पॉइंट। लोहे की खदानें, तीसरा हाथी जंगली क्षेत्रों में उपलब्ध थे, चौथा गंगा व उसकी उपनदियां वहाँ पे हैं, और पांचवा वहाँ के जो राजा हुए वो महत्वाकांक्षी राजा हुए। तो ये तो आ गए आपके, जो आपका 16 महाजनपद था उसके कारण आ गए कि वो शक्तिशाली क्यों था। अगला पॉइंट इसमें आ रहा है, जो मगध की राजधानी है वो है राजगीर। क्या है मगध की राजधानी, राजगीर। राजगीर मगध की राजधानी थी। इसका प्राकृत नाम क्या है, राजगाह। राजगीर का प्राकृत नाम क्या है, प्राकृत भाषा आपको बताई थी, पाली, खरोष्टी, प्राकृतिक भाषा ये हुई हैं। प्राकृतिक भाषा में इसको राजगीर को क्या कहा गया, राजगाह कहा गया है, और इसका अर्थ है राजाओं का घर। राजगाह का क्या अर्थ है, राजाओं का घर। यहाँ पे राजा रहता होगा, इसका मतलब राजगीर में, क्योंकि राजा कहाँ रहेगा, राजधानी में रहेगा। जैसे कि आज हमारे नरेंद्र मोदी हैं, वो पीएम हैं, एक प्रकार से वो हमारे देश के राजा ही हैं। तो वो कहाँ रह रहे हैं देश की, हमारे देश की जो बड़ी राजधानी है, जो हमारी राजधानी है भारत की, जो भारत देश की, हमारे देश की जो राजधानी है दिल्ली, तो वो क्या करते हैं, वहाँ निवास करते हैं दिल्ली में। ठीक है, तो वैसे ही वहाँ पर भी राजा क्या थे, मगध की जो राजधानी राजगीर थी, राजगाह थी, वहाँ पे रहते होंगे, इसीलिए इसको क्या कहा गया, राजा का घर, राजाओं का घर। अगला है जो कि बिल्कुल पहले भी बताया जा चुका है। अगर राजधानी है मगध की राजगीर, तो राजगीर क्या होगी, किले से बंद होगी। क्योंकि मैं ये 2.1 में पहला इसमें पॉइंट 16 महाजनपदों में बता दिया है मैंने कि एक राजधानी जो कि क्या थी, किले से बनी। 16 महाजनपदों की क्या होती थी, एक राजधानी थी, सॉरी जनपदों की, और वो क्या थी, वो किले से बंद रहती थी। तो मगध की राजधानी क्या है, राजगीर। तो राजगीर क्या है, किले से बंद शहर है। और अगला पॉइंट इसमें मैंने लिखा है, 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र की राजधानी बनाया गया। किसको, 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र की राजधानी बनाया गया। किसको, राजगीर को। ठीक है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र की क्या बनाया गया, राजधानी बनाया गया। पाटलिपुत्र का आधुनिक नाम क्या है, पटना है। क्या है, पटना है। इससे अगला है, गंगा के रास्ते आवागमन मार्ग पर विशेष अवस्थिति थी। यानी कि जो आपका मगध है, जो राजगीर है, उसकी राजधानी, मगध की राजधानी वो क्या थी, गंगा के रास्ते पे क्या थी, उसका आवागमन मार्ग विशेष अवस्थिति थी। ये सारी चीज़ें हैं आपके। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 2.1 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 2.2 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके क्वेश्चन बनेंगे। 16 महाजनपदों की विशेषताएं लिखिए, तो आप 2.1 से लिख लेंगे। मगध क्यों शक्तिशाली था, तो आप 2.2 से लिख लेंगे। मगध की राजधानी क्या थी, इसका राजगाह का क्या अर्थ है, इसे क्या कहा जाता था। ये सारे क्वेश्चन आपको इस नोट्स में मिल जाएंगे। इससे आगे के पॉइंट्स में बाद में आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू। पढ़ाई करते रहना।